फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ बजट। इसको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक बजट रिसिप्ट होता है। बजट रिसिप्ट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट का नाम है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरे कंपोनेंट का नाम है कैपिटल रिसिप्ट। तो स्टूडेंट, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। रिवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट के लिए वो रिसिप्ट होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते। ये गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है, ये गवर्नमेंट के लिए कोई भी एसेट्स भी जनरेट नहीं करते हैं। तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो है आर दोज मनी रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ना तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट करते हैं और ना ही गवर्नमेंट के लिए ये कोई एसेट्स जनरेट करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट हैं वो टैक्स रिसिप्ट होता है। तो टैक्स से जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो वो गवर्नमेंट को वापसी नहीं करना होता, इसलिए गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी नहीं बनती है और गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। नॉन टैक्स से भी जो पैसा आता है वो भी नॉन रिफंडेबल है, वो भी गवर्नमेंट को वापसी नहीं देना होता है, तो इसलिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। तो इस रिसिप्ट से ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है ना एसेट्स कम होती है। दूसरा स्टूडेंट हमारा जो है ये वो कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट वो मनी रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है और गवर्नमेंट की एसेट्स भी कम करती है। इसका जो पहला कंपोनेंट है वो बोरोइंग है। अगर मान लीजिए हम किसी से उधार लेते हैं तो उधार लेने में क्या होगा, आज अगर हम किसी से लेते हैं तो कल को हमें जो वापसी देना भी होता है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक इसी तरीके से बोरोइंग करती है अगर गवर्नमेंट, आम पब्लिक से बोरोइंग करती है या फिर सेंट्रल बैंक से बोरोइंग करती है या फिर वर्ल्ड बैंक से बोरोइंग करती है, तो बोरोइंग अपने आप में एक लायबिलिटी क्रिएट करती है। और यदि गवर्नमेंट अपनी किसी एंटरप्रेन्योर को, ऑर्गेनाइजेशन को सेल करती है तो उससे जो एसेट्स होती है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ दो बातें हैं, कैपिटल रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट विच क्रिएट अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी क्रिएट करता है और एसेट्स को भी रिड्यूस करता है। तो स्टूडेंट, अब हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट में हम जो स्टडी करेंगे वो टैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। टैक्स क्या होता है मैं आपको बताऊं। टैक्स एक जो है कंपलसरी पेमेंट होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को देना ही होता है। वो हाउस होल्ड को भी देना होता है, इंस्टीट्यूशन को भी देना होता है, तो ये कंपलसरी पेमेंट है। और इसमें दूसरी बात, ये जो टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता कि मैंने गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया है। तो अब हम टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम एक तो मोस्टली हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनको हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, इसका जो पेमेंट है उसी व्यक्ति को करना होता है, इसका जो पेमेंट है उसी व्यक्ति को करना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स विच इज फाइनली पेड टू द पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज, ये जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसी को देना होगा। तो इसके अंदर जो टैक्स होगा वो आपका आता है इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। तो जिसके पास इनकम होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो इस टैक्स को भरेगा। दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इसके अंदर मोस्टली भी जो है वो जीएसटी है। तो इसमें क्या होता है, जो टैक्स पेयर है वो अलग होता है। जैसे कि रिटेलर है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, लेकिन एक्चुअली वो टैक्स लेता किससे है? वो टैक्स जो है कस्टमर से लेता है। उसके पास जो पैसा आता है टैक्स का वो कस्टमर से आता है। तो इसमें वो जो बर्डन है टैक्स का वो दूसरे लोगों पर शिफ्ट करने में कामयाब हो जाता है। तो टैक्स विच इज इम्पोज ऑन वन पर्सन बट इज पेड बाय अदर पर्सन, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और भी टैक्स होते हैं स्टूडेंट जिनको हम स्टडी करेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स है हमारा। ये प्रोग्रेसिव टैक्स किस तरीके का टैक्स होता है?
ये इस तरीके का टैक्स होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स रेट है वो बढ़ जाता है, और इनकम घटने के साथ साथ जो टैक्स रेट है वो घट जाता है। दूसरी तरीके का जो टैक्स होता है वो रिग्रेसिव टैक्स होता है। रिग्रेसिव टैक्स होता है, ये रिग्रेसिव टैक्स इस तरीके का होता है, इसका जो ग्रेटर बर्डन है वो पुअर पे ज़्यादा होता है और रिच पे कम होता है। इसमें जो टैक्स रेट है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो अब मान लीजिए सपोज करो किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए वाले इनकम पर अगर 10% टैक्स लगेगा तो उसके पास 90,000 अपने कंजप्शन के लिए बचेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो 5,000 रुपये है, वो अगर 10% टैक्स देगा तो उसका 500 रुपये वो टैक्स में चला जाएगा, और उसका जो कंजप्शन के लिए जो बचेगा वो 4,500 रुपीज़ बचेंगे। तो यहाँ जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है उसका 10% टैक्स जाएगा तो 90,000 बचेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 5,000 है उसका 10% जाएगा तो यहाँ उसके 500 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो उसके पास 4,500 रुपीज़ बचेंगे। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया इसका जो ग्रेटर रियल बर्डन है वो रिच पर्सन पे कम होगा और पुअर पर्सन पे ज़्यादा होगा। तो दूसरा हमारा जो इसमें कंपोनेंट है वो है नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास आता है लेकिन ये टैक्स की फॉर्म में नहीं होता, ये नॉन टैक्स की फॉर्म में होता है। जैसे कि इसका पहला कंपोनेंट है फीस। तो गवर्नमेंट के लिए मान लो सपोज करो हम लैंड रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी लैंड को बाइंग करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें स्टाम्प पेपर लगता है, तो उससे गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू जनरेट होती है। हम मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उसके लिए हमें फीस देनी होती है। कोर्ट में कोई केस डालते हैं उसके लिए हमें फीस देनी होती है, तो उससे गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट होती है। तो इस तरीके से फीस से गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट होती है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, जो है ना, फाइन से भी इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट को। मान लो हमारा बाइक या गाड़ी का चालान हो गया तो उससे गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाएगा, वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है। वैसे मैं आपको ये बताऊं, ये फाइन का उद्देश्य जो होता है, जो पर्पज होता है, वो मनी अर्न करना नहीं होता। फाइन इसलिए चार्ज किया जाता है ताकि लोग जो है वो अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए रेस्पेक्टफुल हो जाएं, उसका सम्मान करें, इसलिए फाइन लगाया जाता है। तो फाइन से भी गवर्नमेंट को इनकम होती है, फीस से इनकम होती है, फाइन से भी इनकम होती है। अब तीसरा वर्ड स्टूडेंट मैंने लिखा है अस्चीट। अस्चीट का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लीगल हायर नहीं होता, उनकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं होता। तो ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट के अंडर चली जाती है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन करती है, उससे इनकम जनरेट करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट के भी अपने एंटरप्रेन्योर होते हैं, जैसे कि रेलवे है, रोडवेज है। तो रेलवे से काफ़ी इनकम जनरेट होती है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है। रोडवेज है, इससे भी गवर्नमेंट का इनकम जनरेट होती है। और ग्रांट एंड डोनेशन, मान लीजिए सपोज करो देश में कोई विपरीत सिचुएशन है, जैसे कि अभी कोरोना काल आया था, या मान लो सपोज करो किसी देश का किसी देश के साथ वॉर हो जाए या और दिक्कत हो जाए, तो उस कंडीशन में आम पब्लिक या जो रिच पर्सन होते हैं वो ग्रांट देते हैं, डोनेशन देते हैं, या जो रिच कंट्री होती हैं वो अपने से पुअर कंट्री को ग्रांट और डोनेशन देती हैं। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए एक इनकम जनरेशन का काम करती है। तो अब हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? ये कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिससे गवर्नमेंट की के लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है और गवर्नमेंट की एसेट्स भी कम होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट विच क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या क्रिएट कर रहा है? लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। एक बात। दूसरा, ये जो गवर्नमेंट की एसेट्स है उसको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है।
मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया, तो बोरोइंग करने से क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने अपनी किसी एंटरप्रेन्योर को सेल कर दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिया, पार्शली सेल कर दिया या फुली सेल कर दिया, अपने जो शेयर्स हैं उनको सेल कर दिया, तो उससे क्या होगी, गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाएगी। तो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया, इसमें बोरोइंग है और अदर रिसिप्ट है। बोरोइंग जो है वो गवर्नमेंट आम पब्लिक से भी करती है, आरबीआई से भी करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी करती है। और ये अदर रिसिप्ट जो है एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट ने कर लिया, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ने अपने जो शेयर हैं उनको सेल कर दिया, अपने शेयर्स को वापसी ले लिया, अपने पैसे को जो लगाया हुआ है उसको वापसी निकाल लिया, तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की इसमें जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, वो कम हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे हमने रिवेन्यू रिसिप्ट जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो गवर्नमेंट के लिए कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है और गवर्नमेंट के लिए कोई भी एसेट्स कम नहीं करता है। तो जब हम यहाँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम जो पढ़ेंगे तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के लिए कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं करता है और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को भी कम नहीं करता है। ये जब एक्सपेंडिचर हम करते गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती है और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी कम नहीं होती है। तो revenue expenditure are those money expenditure which neither create assets for the government nor lead to reduction in the liability of the government। तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट की किसी लायबिलिटी को भी कम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा, जैसे गवर्नमेंट का वेज बिल है, वेज बिल से मतलब है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी देती है। अब सैलरी दे दिया, सैलरी देने से क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स तो क्रिएट हुई नहीं। दूसरा है आपका जो है जैसे इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने मान लो लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो उससे गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुई। और लोन का जब तक कंप्लीटली रीपेमेंट नहीं हो जाएगा तो लायबिलिटी भी कंपनी नहीं होगी। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी ऑफर की, किसानों को खाद पे सब्सिडी ऑफर की या गैस सिलेंडर पे सब्सिडी ऑफर की, तो उससे गवर्नमेंट को की कोई एसेट्स तो क्रिएट नहीं हुई, गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी भी कम नहीं हुई। उसके बाद तो ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट के लिए कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं करते हैं और गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी कम नहीं करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज मनी एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट करता है और इट कोज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की इससे क्या होती है, लायबिलिटी भी कम होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सपोज करो गवर्नमेंट ने नया किसी रोड का कंस्ट्रक्शन किया, कोई फ्लाईओवर बनाया, तो वो गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से देश के लिए एसेट्स क्रिएट हो रही है। और गवर्नमेंट ने पहले कोई लोन लिया है, उस लोन का अगर गवर्नमेंट जो ना रीपेमेंट कर देती है, दोबारा से उसको वापसी दे देती है, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी कम हो जाती है। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी का परचेज है, इक्विपमेंट का परचेज है, परचेज ऑन शेयर्स है, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हैं। एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट को पहले से एडवांस में सोचा हुआ है कि इस पर ये काम करना है और इस चीज़ के लिए पैसा खर्चा करना है, तो प्लान एक्सपेंडिचर है। और गवर्नमेंट ने पहले से सोचा नहीं है, अचानक से हो गया, जैसे कोरोना काल आ गया, किसी देश के साथ वार हो गया, तो वो खर्चा अगर हो जाता है, वो एक्सपेंडिचर अगर हो जाता है, तो उस एक्सपेंडिचर को नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पढ़ेंगे बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा और घाटे का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो कम होती है, तो वो कंडीशन जो है ना डेफिसिट होती है।
तो यहाँ रिवेन्यू डेफिसिट है। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो गए और जो रिवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट की वो कम रहेगी। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा है और जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो कम है। तो ये कंडीशन जो है वो रिवेन्यू डेफिसिट है। रिवेन्यू डेफिसिट मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ओवर देन रिवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरा जो घाटा होता है वो फिस्कल डेफिसिट है, इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की, टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे किससे, टोटल रिसिप्ट से। यहाँ टोटल का वर्ड है, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है इसके अंदर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है इसके अंदर। यहाँ टोटल रिसिप्ट का मतलब है कि इसके अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट भी है और कैपिटल रिसिप्ट भी है। तो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देता हूं मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों ज़्यादा होंगे। और जो रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, ये दोनों मिला के वो कम होंगी। तो इस तरीके का जो है ये घाटा होगा, ये फिस्कल डेफिसिट होगा। और तीसरा जो है वो प्राइमरी डेफिसिट है। ये डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट का और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट का। तो फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को जो माइनस कर देते हैं तो ये जो है प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। वैसे बजट जो है ना वो तीन तरीके के होते हैं। पहला जो बजट होता है वो बैलेंस बजट होता है। बैलेंस बजट का मतलब जो स्टूडेंट है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं और जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है वो बराबर होती है। बैलेंस बजट का मतलब ही ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो बराबर होती है। दूसरा है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है वो कम होती है। तीसरा जो बजट बनता है वो सरप्लस बजट बनता है। सरप्लस बजट जो होता है इसमें गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर हैं वो कम होते हैं। तो इस तरीके का जो बजट होता है वो सरप्लस बजट होता है। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। अगर आप किसी टॉपिक पे, स्पेशली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसमें मैं बना के आपको डाल दूँगा।